फाइन स्टूडेंट, तो देखो आज क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स पे चर्चा करने वाले हैं। पहला जो एडिटोरियल्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में टसल हो तो किसको ज़्यादा सुप्रीम माना जाए। तो ये समय की बात है, 1970s में कुछ और था, अभी कुछ और है। अभी चीफ जस्टिस ने कुछ और बयान दिया है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क दिया है। अब प्लस उस समय का स्थिति अलग था और अभी का स्थिति अलग है। और अभी देखो 9 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास एक इशू है, आर्टिकल 39 क्लॉज बी, और अभी के जो जज को है ना ये फैसला देना है कि आर्टिकल 39 बी क्लॉज में जो मनी जो शब्द यूज हुआ है, मटेरियल जो यूज हुआ है, मटेरियल मनी नहीं, मटेरियल जो वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब क्या होता है। 1970s में ये डेफिनेशन कुछ और था और अभी के हिसाब से डेफिनेशन कुछ और हो जाएगा। बहुत ही खास एडिटोरियल्स, इससे क्या है कि तुम्हारा जो पॉलिटी का जो स्टैटिक पार्ट है वो बहुत अच्छे से रिकवर हो जाएगा। नंबर 2 देखो वीवीपैट को लेके यानी कि इलेक्शंस किस तरह कंडक्ट हो। तो एडीआर जानते हो, एडीआर बहुत बड़ा संस्था है। एडीआर और अग्रवाल्स ने बहुत सारे पिटिशंस फाइल किए सुप्रीम कोर्ट में और 3 याचिका लगाया, 3 मतलब पिटिशंस में 3 मुद्दा को रखा और तीनों मुद्दा को स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या दलील है और जो एक्सपर्ट है वो क्या बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेके, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेके, खुश नहीं है बहुत सारे लोग सुन। एंड तीसरा देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो एग्जाम्पल है तुम्हारा डिफरेंशियल बैंक का, डिफरेंशिएटेड बैंक जो होता है उसका एग्जाम्पल है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक आर द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक। ये पूरा ऑपरेशन नहीं कर सकता है, ये टोटल ऑपरेशन नहीं कर सकता है जो ऑपरेशन तुम्हारा यूनिवर्सल बैंक करता है। तो अब देखो इन लोग का 5 साल कंप्लीट हो गया और अब ये लोग चाहता है कि ये भी यूनिवर्सल बैंक्स बने। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस है वो इतना स्ट्रिंजेंट है कि शायद ही कोई बन पाए, शायद ही कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक बन पाए। समझ गए ना, ये इशू हम इसको डीप करेंगे इसको अच्छे से। देखो आगे बढ़ो। टसल बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। सिलेबस क्या है तुम्हारा, जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। समझ गए, बढ़ो आगे, समझने का प्रयास करो, एक एक चीज समझने का प्रयास करोगे। प्रियम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला हिस्सा है प्रियम्बल ही है ना। प्रियम्बल में बताया गया है कि संविधान है क्या, संविधान में क्या प्रिंसिपल्स, संविधान का क्या ऑब्जेक्टिव्स, संविधान का क्या आइडियल्स, ये सब तुमको प्रियम्बल से पता चलता है। तो प्रियम्बल में सोशल जस्टिस का बात है, पॉलिटिकल जस्टिस का बात है, इकोनॉमिक जस्टिस का बात है, लिबर्टी का बात है, इक्वालिटी का बात है। तो ये जो सोशल जस्टिस है, ये तुम्हारा इकोनॉमिक जस्टिस है, ये क्या चीज़ को रिफर कर रहा है, डीपीएसपी को रिफर कर रहा है। डीपीएसपी को लिबर्टी और इक्वालिटी क्या चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को, करेक्ट। तो प्रियम्बल में फंडामेंटल राइट्स का बहुत सारा चीज़, डीपीएसपी का बहुत सारा चीज़ को परोसा गया है। कहने का मतलब ये हुआ। पार्ट 3 जो संविधान का पार्ट 3 है वो क्या है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, जो कि आपको गारंटी देती है लिबर्टी और इक्वलिटी का। सही बात है ना। और पार्ट 4 जो कि डीपीएसपी के बारे, यानी कि स्टेट को किस तरह का चीज चलाना चाहिए, स्टेट को किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करना चाहिए पॉलिसी, प्रोग्राम, लेजिस्लेशन बनाते वक्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो मुद्दा यही है, आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो आर्टिकल 39 क्लॉज बी है, इसी को इंटरप्रेट करना है सुप्रीम कोर्ट को। अभी 9 जज बेंच इसी पे फैसला सुनाने वाला है, बात समझे। तो क्या है ये जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका आर्टिकल देखो 39 क्लॉज बी पार्ट 4 का क्या कहता है, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्व द कॉमन गुड। इसका मतलब क्या है, जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं, जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज सोसाइटी का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है ताकि कॉमन गुड अचीव किया जा सके, सबका भलाई हो सके। अब 1970s में डिबेट, तो 1978 में बहुत ही ओपिनियन इसके ऊपर जनरेट हुआ। तो उस समय एक एक्सपर्ट थे, बहुत ही बड़े एक्सपर्ट थे, जिनका नाम था वी अयंगर। ठीक है, उन्होंने क्या दिया था फैसला, मतलब ओपिनियन क्या दिया था,
उन्होंने कहा था कि मटेरियल वाला जो शब्द है, मटेरियल रिसोर्सेज, इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आएगा, इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आएगा। बट अभी जो हम लोग जो जी रहे हैं, जो समय में जी रहे हैं, अभी सोशलिस्ट अप्रोच ज़्यादा नहीं है, अभी कैपिटलिस्ट अप्रोच है। यदि कैपिटलिस्ट एरा में आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को तवज्जो नहीं देते हैं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस, उन्होंने भी रिमार्क दिया है कि अभी एरा चेंज हो चुका है। तो अभी सबसे बड़ा जो कह सकते हो कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि कैसे इंटरप्रेट करें मटेरियल रिसोर्सेज को। क्या मटेरियल रिसोर्सेज के अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी होगा? क्योंकि 70s के टाइम में तो बोला जा रहा था कि प्रॉपर्टी लो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बट जब 1991 से जब एलपीजी का एरा शुरू हुआ भारत में, यानी कैपिटलिस्ट एरा शुरू हुआ, तो क्या ये मटेरियल रिसोर्सेज में क्या इंडिविजुअल का प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आएगा? क्योंकि याद करो, शुरू में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स था और शुरू में ही प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर 9th शेड्यूल में उसको डालना पड़ा अंदर, है ना। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है इस बीच में। देखो, तो आर्टिकल 39B क्लॉज समझ में आया ना, उसी को बढ़ा के चलो दूसरा आर्टिकल 39 क्लॉज सी। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक सिस्टम आपका ऐसा होना चाहिए, अर्थव्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि वेल्थ कंसंट्रेट ना हो और कॉमन गुड में कोई दिक्कत ना आए, डिटरमेंटल ना हो वो, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। और अभी बेंच के पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ये मटेरियल गेन का मतलब क्या, मटेरियल रिसोर्सेज का मतलब क्या, उसको इंटरप्रेट करना। 70s के टाइम में तो प्राइवेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी आप कर सकते थे, बट अभी कैपिटलिस्ट एरा में इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे? तो 9 जज बेंच बहुत जल्दी ही फैसला सुनाने वाले हैं इस पे। आया समझ में ना स्टूडेंट? तो जो चर्चा का जो विषय है वो क्या है? आर्टिकल 39 क्लॉज बी है। देखो इसमें लिखा गया है, देखो आर्टिकल 39 क्लॉज बी, ये डीपीएसपी का हिस्सा है। 9 जज बेंच जिसमें चीफ जस्टिस खुद अगुवाई कर रहे हैं, ये बताएंगे कि प्रेजेंट जनरेशन के लिए क्या तुम्हारा ये मटेरियल जो गेन है, ऊपर क्या लिखा गया, ये मटेरियल रिसोर्स का मतलब क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखो चीफ जस्टिस ने 2 एक्सट्रीम व्यूज दिए हैं। हालांकि ये फाइनल जजमेंट नहीं है, चीफ जस्टिस का अपना रिमार्क है, ये फाइनल कोई जजमेंट नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि यदि कम्युनिस्ट व्यू देखा जाए, वही मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट व्यू देखा जाए, तो स्टेट के पास सब कुछ है, स्टेट कुछ भी करे, स्टेट के पास है। कम्युनिस्ट व्यू का मतलब क्या होता है कि स्टेट पूरी तरीके से ओनर है, स्टेट अपना ले लेगी और स्टेट किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। एक आपका ओपिनियन ये है। दूसरा ओपिनियन क्या है? कैपिटलिस्ट व्यू में क्या है कि आपको इंडिविजुअल राइट्स को ज़्यादा आपको प्राइमेसी देना पड़ेगा। कैपिटलिस्ट व्यू वही है कि जो आदमी कमा के आप कहीं भी बढ़ सकता है, कितना भी संपत्ति अर्जित कर सकता है। तो एक कम्युनिस्ट व्यू क्या है कि स्टेट ही सबका वो मालिक है, ओनरशिप स्टेट के अंदर ही होना चाहिए। स्टेट चाहेगा तो किसी का भी जमीन ले सकता है, किसी का भी जायदाद ले सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। दैट इज अ कम्युनिस्ट व्यू, दैट इज सोशलिस्ट व्यू, मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट व्यू। दूसरा एक्सट्रीम व्यू क्या है? कैपिटलिस्ट एरा में इंडिविजुअल को पूरा राइट है, अधिकार है कि वो आगे बढ़ सकता है, वेल्थ अकोमुलेट कर सकता है। तीसरा भी व्यू है गांधीयन व्यू। गांधीयन व्यू क्या है कि ट्रस्ट क्रिएट करना, समझे, ताकि इंटरजेनरेशनल इक्विटी को बैलेंस किया जा सके। ये थर्ड व्यू भी है। एक्सट्रीम व्यू क्या है तुम्हारा? लेफ्टिस्ट वाला, कम्युनिस्ट वाला और तुम्हारा कैपिटलिस्ट वाला। चीफ जस्टिस ने देखो बहुत सुंदर बात कहा है स्टूडेंट। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मान लो कि कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस है, नीचे देखो तो कोई भी नेचुरल, जैसे मान लो कि फॉरेस्ट है, लेक्स है, माइन है, यदि ये प्राइवेटली भी कोई होल्ड कर रहा है तो ये कम्युनिटी रिसोर्स ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कॉमन गुड। अब देखो ये तो बहुत गजब बात कर दी है चीफ जस्टिस। देखो अब चीफ जस्टिस क्या बोल रहे कि यदि किसी का लेक भी है, अपना लेक भी है, किसी का अपना फॉरेस्ट भी है, फिर भी ये कम्युनिटी रिसोर्सेज ही कहलाएगा। क्योंकि इंडिविजुअल राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कॉमन गुड का इंपॉर्टेंस। तो चीफ जस्टिस भी, उनका भी जो रिमार्क है कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा है लोगों को। जबकि एट द सेम टाइम ये भी कहते हैं कि हम कैपिटलिस्ट एरा में जी रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि आने वाले समय में 9 जज बेंच इस पे किस तरह का फैसला, क्योंकि 1978 में क्या था कि उस समय प्राइवेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी, ठीक है, वो भी तुम्हारा उसके अंदर आएगा, रिसोर्सेज के अंदर आएगा, मटेरियल रिसोर्सेज के अंदर आएगा। बट अभी कैपिटलिस्ट, देखो मान लो कि तुम अभी कैपिटलिस्ट एरा में है, तुम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी डाल देते हो, तो फिर एफडीआई कैसे आएगा? एफडीआई आता कमाने के लिए ना, पैसा वेल्थ क्रिएट करने के लिए। फिर अभी जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखो ये ओरिजिन क्या है,
आर्टिकल 31 क्लॉज ए का देखो, बढ़िया सब, बहुत इंपॉर्टेंट विषय ही है। ये फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, देखो लागू हुआ, संविधान लागू हुआ 1950 में। विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही तुम्हारा पहला अमेंडमेंट हुआ संविधान में। इसमें देखो प्रॉब्लम क्या पता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था यही कि अब देखो उस समय रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, मैंने बताया ना स्टूडेंट, भारत आजाद हुआ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वही लैंड रिफॉर्म्स का। अब शुरू में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स था। अब बढ़िया समझो, फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है कि यदि कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपका एब्रीच करे, आपको तोड़े, आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स को, आपका फंडामेंटल राइट्स को कोई भी वायलेट करे, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा डायरेक्ट खटखटा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। तो राइट टू प्रॉपर्टी तो संविधान का हिस्सा, फंडामेंटल राइट का हिस्सा था आर्टिकल 19 के अंदर। तो बार बार टसल हो रहा था, और इधर चाह रहा था कि गवर्नमेंट चाह रहा था कि प्रॉपर्टी ले, रीडिस्ट्रीब्यूशन करे, स्टेट ले, स्टेट मतलब वही प्रॉपर्टी ले, EST प्रॉपर्टी ले, रीडिस्ट्रीब्यूशन करे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो पहला अमेंडमेंट किया। अब पहला अमेंडमेंट में ही बोला कि यदि लैंड चाहिए, यानी कि प्रॉपर्टी चाहिए, और इसके वजह से यदि फंडामेंटल राइट्स वायलेशन भी हो रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी वायलेशन भी हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि प्रॉपर्टी अब सरकार लेगा सबका। अब जब प्रॉपर्टी लेगा तो सब आदमी लोग दौड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएगा, बोलेगा मेरा प्रॉपर्टी ले लिया, मेरा जो फंडामेंटल राइट्स है वो हनन हो गया, मेरा फंडामेंटल राइट्स का वो वायलेशन हो गया। तो इसलिए पहला अमेंडमेंट किया गया। हम देखा कि इनफ इज इनफ, बहुत इनफ हो गया। तो बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300 में। बात समझ में आ रहा है ना? मुद्दा क्या है देखो, मुद्दा बहुत गर्म मुद्दा है देखो यहाँ पे। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्वायरिंग लैंड फॉर पब्लिक वेलफेयर वेरियस अमेंडमेंट्स वेर कैरिड आउट कटलिंग द राइट टू, देख रहे हो, यानी कि सरकार जरा जमीन अपने हाथ में ले सके, प्राइवेट स्टेट को हाथ में ले सके, इसलिए बार बार अमेंडमेंट करना पड़ा सरकार को, क्योंकि सरकार चाहती है कि लैंड रिफॉर्म्स करे, सरकार चाहती है कि लैंड अपने हाथ में रखे। किसी का भी राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट होगा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट तो प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स है वो। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, ये बहुत सारा माध्यम ढूंढेगा ताकि वायलेशन भी हो फंडामेंटल राइट्स का, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ना बोल सके। तो उसके लिए प्रोटेक्शन देखो कि किस तरह का प्रोटेक्शन हुआ, देखो आर्टिकल 31 क्लॉज बी। अब ये कैसे आया? तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट करने के बाद एक क्लॉज जोड़ा गया संविधान में। अब इसमें क्या है कि कोई भी लॉज 9th शेड्यूल के अंदर आप रख दिए, 9th शेड्यूल के अंदर कोई भी लॉ रख दोगे तो वहां पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी कि वहां पे कोर्ट नहीं आएगा कुछ भी बोलने के लिए, समझे? कोर्ट नहीं आएगा बोलने के लिए। मगर 2007 में एक ऐतिहासिक घटना हुआ स्टूडेंट, जिसको बोलते हैं कोल्हो केस। कोल्हो केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9th शेड्यूल में रख रहा है बाबू, बहुत अच्छी बात है, मैं 1973 से पहले तुम रखा था तो वो इम्यून है। मैं केशवानंद भारती केस अभी तक का सबसे बड़ा जजमेंट हुआ था स्टूडेंट, समझे? कितने जज बैठे थे इसमें? 13 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठे थे। केशवानंद भारती केस, प्रियम्बल के ऊपर बहुत सारा डिसीजन आया और कहा कि प्रियम्बल क्या है, इंटीग्रल हिस्सा है संविधान का। तो कोल्हो केस में यानी कि 2007 में ये बोला गया कि 1973 से पहले आप जो 9th शेड्यूल में रख रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, अब रखो, कोई बात नहीं। 1973 के बाद कोई भी लॉ बना के आपने यदि 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया तो जुडिशियल रिव्यू होगा। ये डायरेक्ट टक्कर देना हुआ, बोला हो गया इनफ इज इनफ, हो गया, आपका है जुडिशियल इम्यूनिटी नहीं मिलने वाला है, अब नहीं देंगे। क्योंकि केशवानंद भारती केस एक तरह से वाटर डिवाइड है जुडिशरी में। केशवानंद भारती केस के वजह से ही जुडिशरी और ताकतवर बना है। वहीं पे तुम्हारा बेसिक डॉक्ट्रिन और वो स्टिल अभी एबुलेशन है बेसिक डॉक्ट्रिन। हाँ, तो केशवानंद भारती केस इंडियन जुडिशरी सिस्टम में सबसे बड़ा जजमेंट है वो। ये समझ में आ रहा है तुम लोग को ना अभी तक? तो ओरिजिन क्या है आर्टिकल 31C का। अब देखो आर्टिकल 31C कब आया? 31B तो समझ गए, फर्स्ट अमेंडमेंट करके ये आर्टिकल डाला गया और बोला कि कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में आ जाएगा तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। कोल्हो केस में क्या हुआ 2007 में? बोला कि 1973 से पहले ठीक है जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, बट 1970 केशवानंद भारती केस के बाद कोई भी लॉ को डाला गया हो 9th शेड्यूल में तो जुडिशरी आएगा चेक करने के लिए, कहीं लॉ तो गड़बड़ नहीं है आपका। दूसरा देखो आर्टिकल 31C, ये कब लाया गया? 25th अमेंडमेंट करके ये डाला गया। और ये क्यों डाला गया, किस रीजन से डाला गया आर्टिकल 31C? ये इसलिए डाला गया ताकि जो डीपीएसपी अभी जस्ट 39B और 39C बताए तुम लोग को, मटेरियल वाला रिसोर्सेज और क्या कम्युनिटी गुड के लिए, उसको प्राइमेसी देने के लिए, उसको सुप्रीमेसी देने के लिए। यानी कि जब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्लैश होगा
यानी कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्लॉज सी क्लैश करेगा कोई भी फंडामेंटल राइट से, तो आर्टिकल 39 बी और 39 सी ये इसका जीत होना चाहिए। हाँ जीतेगा डीपीएसपी। यही तो हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम का ये चीज है। हाँ फंडामेंटल राइट्स नीचे चला जाएगा। देख रहे हो ना कितना डीपीएसपी कितना पावरफुल बना, जबकि डीपीएसपी इन्फोर्सेबल चीज नहीं है। लॉ ला के ऐसा लॉ लाया गया इंदिरा गांधी के टाइम में। देखो अब क्या क्या जजमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। हाँ ये पर्टिकुलरली डीपीएसपी 39 बी और 39 सी के लिए है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल्स के लिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, कोई भी लॉ बनाया जाए समझे 39 बी और 39 सी को सेटिस्फाई करने के लिए, और यदि ये फंडामेंटल राइट्स को हनन करता है, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हनन करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 39 बी और 39 सी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट करे तो करे क्या। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग फैसला सुनाया। यहाँ पे गोलकनाथ केस 1967, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अब्रीज, फंडामेंटल राइट्स को आप वो नहीं कर सकते हो। अब देखो ये 71 में लाया गया, 67 में नहीं, उससे पहले ही फैसला है। मैं कहीं ना कहीं गोलकनाथ केस को ओवरटर्न किया ना इस 1971 में 25th अमेंडमेंट करके। तो गोलकनाथ केस में क्या बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी फंडामेंटल राइट्स को आप वो नहीं कर सकते, डायल्यूट नहीं कर सकते डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए। नंबर 1। हाँ अब कहोगे ना केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस कब हुआ, 1973 में हुआ। तो अब इसका भी फैसला होगा। केशवानंद भारती केस में बहुत कुछ सुनाई, मतलब बहुत कुछ जजमेंट आया था स्टूडेंट, खाली प्रियम्बल से रिलेटेड नहीं है, और भी बहुत सारा जजमेंट आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आर्टिकल 31C ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जुडिशियल रिव्यू होगा। क्या भरोसा आपने फंडामेंटल राइट्स ही बहुत काट दिया हो। ठीक है अब बनाओ, लॉ बनाओ, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जुडिशियल रिव्यू तो करेंगे हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। उसके बाद आए मिनर्वा मिल्स केस। देखो इसमें देखो ये इसको बोलते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्ट कहते हैं इसको। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया कि संविधान को चलने के लिए, संविधान को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों ही बैलेंस करके हम चलें। तो कहने का मतलब क्या है कि हरी झंडी दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ठीक है 39B 39C इज ओके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को ही बैलेंस करके चलना पड़ा। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स हमेशा जीत होगा, डीपीएसपी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 39B और 39C। आ रहा है समझ में ना। आगे देखो तो हिस्ट्री क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी और प्रेजेंट स्टेटस क्या है। हम जानते हैं कि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट्स था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज F में था, बात समझे। और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 31 भी है। 39 क्या कहता है कि यदि किसी का लैंड आप एक्वायर कर रहे हो तो उसको प्रॉपर कंपनसेशन देना पड़ेगा। यदि मान लो कि सरकार स्टेट क्या कर रही है कि लैंड किसी का एक्वायर कर रही है, ले रही है, तो उसको प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये आर्टिकल 31 में है। सरदर्द बन गया गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट को तो लैंड तो लेना ही पड़ेगा, उसको रिडिस्ट्रीब्यूशन करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, प्रॉब्लम। तो इसी एक्सेसिव जो लिटिगेशन बार बार सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था कि सर मेरा फंडामेंटल राइट्स हनन हो गया, मेरा हो गया, मेरा प्रॉपर्टी ले लिया, थक गया ये लोग सरकार। तो 44th अमेंडमेंट किया गया 1978 में, इंदिरा गांधी का टाइम है ये, समझे। हाँ सॉरी मोरारजी देसाई का टाइम है, 1978 है ये। और इसमें फाइनली जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको, जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था उसको हटा दिया गया और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट बना दिया गया। अब देखो क्या अंतर है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्लस लीगल राइट। तो इसका मतलब इसके लिए लॉ लाना पड़ेगा आपको। यदि किसी भी आदमी को देखो फंडामेंटल राइट्स, खास बात क्या है कि फंडामेंटल राइट्स कोई हो गया ना तो जो ही नहीं कि उसके लिए लॉ लाना पड़ेगा, जो ही नहीं है उसके लिए लॉ लाना पड़ेगा। मगर कभी भी कोई लीगल राइट हो जाए, लीगल राइट का मतलब क्या कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा उसके लिए। जब कोई लीगल राइट, जैसे एग्जांपल मैं बोलना चाहता हूं आर्टिकल 239A और आर्टिकल 239AA। तो आर्टिकल 239AA जो है वो तुम्हारा क्या है कि दिल्ली का प्रोविजन है, तो वहां विधानसभा बनने का बात है, वहां पे काउंसिलर, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्ट है, तो इसके लिए कोई तुमको लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है। बट आर्टिकल 239A जो पडिचेरी और तुम्हारा लद्दाख के लिए, कश्मीर के लिए जो है, इसके लिए ये इनेबल लेजिस्लेशन है, इसके लिए आपको लॉ लाना पड़ेगा। दैट इज अ बिग डिफरेंस। तो यही चीज यहां पे हुआ कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी के लिए आपको कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं था, वो वो आपका फंडामेंटल राइट्स था, तो ऑलरेडी वो इन्फोर्सेबल है।
अब क्या हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट बना, इसके लिए इनेबल लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया ना। और एंड पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी से बाय अथॉरिटी, यानी कि लॉ के हिसाब से ही आप उसको डिप्राइव कर सकते हैं। यदि लॉ इजाजत नहीं दे रहा है डिप्राइव करने का तो यू कांट डिप्राइव। मगर अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट बन गया। बात समझ में आ गया ना। तो देखो राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कम लीगल राइट, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज लीगल राइट है ये, समझे। तो आपको प्रॉपर कंपनसेशन देना पड़ेगा, मगर सरकार जानते हो कि ऊपर नीचे कर सकती है लॉ बना के यहाँ पे। तो पहले जितना टसल होता था वो टसल अब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आर्टिकल 39 क्लॉज भी अभी 9 जज फैसला सुनाएंगे कि वो मटेरियल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, क्योंकि 1978 में प्राइवेट इंडिविजुअल राइट्स भी, प्राइवेट इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी था वो भी उसके अंदर आता था। बट अभी जो कैपिटलिस्ट एरा में उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, तो एक बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही डिफरेंट टास्क सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ है। समझ गए स्टूडेंट। चलो आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन वीवीपैट्स कुड नॉट सेटिस्फाई द डोमेन एक्सपर्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जजमेंट दिया वीवीपैट्स को लेके, इसके वजह से ना जो डोमेन एक्सपर्ट यानी कि इस फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों ऐसा, तो समझो इस चीज़ को। सिलेबस कहाँ पे है, जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। मामला देखो क्या हुआ। 3 डिमांड था पिटिशनर का, वही एडीआर थे, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अग्रवाल, ये 3 डिमांड्स था पिटिशंस में। पहला डिमांड क्या था कि ईवीएम खत्म करिए सर, बैलेट पेपर से चुनाव हो, नंबर 1। दूसरा क्या था कि 100% वेरिफिकेशन हो वीवीपैट का, क्रॉस चेक हो 100%, ये भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि वीवीपैट ये बैलेट पेपर वाला भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 100% तुम्हारा वेरिफिकेशन वीवीपैट का हो वो भी खारिज कर दिया। देखो जैसे अभी जानते हो इलेक्शन ईयर है, जानते हो ना, जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में और संविधान में भी लिखा गया है सब चीज़, हम जानते हैं इस चीज़ को, है ना। अब इस चीज़ को समझो स्टूडेंट। तो अब जब जैसे मान लो कि एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे लेट से बेगूसराय कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो बहुत जगह चुनाव हो रहा है। तो अभी प्रोविजन क्या कि 5% ईवीएम का 5% ही क्रॉस चेक किया आता है। हर ईवीएम का चेक करना बड़ा मुश्किल है, तो बहुत टेडियस टास्क होगा ना। और जो स्लिप जो गिरता है वो बहुत ही स्टिकी होता है, तो उसको मैनुअली करना बहुत मुश्किल है एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रहा है ना। तीसरा देखो, वोटर के पास, वोटर को सेटिस्फैक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि स्लिप उसके हाथ में आए और वो डाले उसके अंदर, तो ये भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी क्या है कि अभी आप बटन दबाओगे, ईवीएम मशीन है ना, कंट्रोल यूनिट है ना, वहाँ पे जो सिंबल वाला आता है उसमें दबाओगे तो बगल में आपको एक दिखेगा, वहाँ से पर्ची गिरेगा और अपने ही बोर्ड पे चला जाता है, अपने ही वोट गिर जाता है नीचे। तो इसमें क्या मांग क्या था कि खुद देखे, यानी कि वोटर खुद देखे उसको और फिर पर्ची वो बैलेट में डाले। मैं ये भी खारिज कर दिया। देखो, द वोटर शुड बी अलाउड द सेटिस्फैक्शन टू फिजिकली वेरीफाई द वीवीपैट स्लिप एंड पुट इनटू द बैलेट बॉक्स। तो तीनों खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो कोर्ट ने ऑल टुगेदर 3 डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि फालतू का तुम मेरा कोर्ट का टाइम बर्बाद किया, ये सब चीज़ ला के। कोर्ट ने डांटा भी है। तो अब देखो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो ईवीएम सिस्टम ज़्यादा बेटर है। भूल गया बूथ कैप्चरिंग का समय, हाँ कितना बूथ कैप्चरिंग होता था उससे। और जो ये पहली बार कहाँ केरल में यूज़ किया गया 1982 में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, है ना। 123 बूथ था तो 50 बूथ में तुम्हारा ईवीएम ही यूज़ किया गया, ये 82 का बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टूडेंट कि ये जो हैंड ओवर पेपर स्लिप से लेना ये भी ठीक नहीं है, समझे। बैलेट बॉक्स में डालना ये ठीक नहीं है, क्योंकि वही इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है कि वो थोड़ा स्टिकी होता है। बात समझे ना। काउंट करना, एक तो काउंट करना मुश्किल चीज़ है। दूसरी बात है कि बोला कि नो 5% वाला अभी प्रोविजन है ना कि 5% ईवीएम वीवीपैट का तुम्हारा काउंट्स वो किया जाएगा, क्रॉस चेक किया जाएगा। 100% नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 100% इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत टाइम लग जाएगा करने में। तो बात और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक तरह से कह सकते हो कि एक सेट किया एग्जाम्पल कि इतना भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर ना मतलब मिसट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इतना ही मिसट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इससे ना स्केप्टिज्म बढ़ेगा, ऐसे प्रोग्रेस जो हो रहा है उसमें बाधा होगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क है। हाँ, तुमको लगता है कि ये खुश करेगा, ये जजमेंट है। हाँ, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सेफगार्ड जरूर दिया है, 2 सेफगार्ड दिया है सेफगार्ड। ये मैं कहूँगा कि अच्छा चीज़ है। मामला गया तभी तो सेफगार्ड भी आया स्टूडेंट, भले ही 3 बात खारिज हो गया हो,
मैं 2 सेफ गार्ड दिया, बहुत इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड है। हम जानते हैं कि जो ईवीएम जाते हैं, ईवीएम देखते हैं तो ईवीएम में क्या है, बैलेट यूनिट रहता है, वीवीपैट रहता है, कंट्रोल यूनिट रहता है और तुम्हारा सिंबल लोडिंग यूनिट्स रहता है। सिंबल लोडिंग यूनिट्स होता है ना, वहीं पे हम जो दबाते हैं, ये 4 चीज़ से बना हुआ है तुम्हारा पूरा ईवीएम्स। समझ गए ना? हाँ, कहीं पे देखो क्या बोला गया कि 45 डेज तक सील कवर में रहना चाहिए। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो 45 डेज तक एज इट इज़ उसी स्टेट में होना चाहिए, उसको रिकैलिब्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो कि पिटिशन हो, और हम जानते हैं कि चाहे तुम्हारा विधानसभा का इलेक्शन का पिटिशंस हो या लोकसभा का हो, तो कहाँ पर मामला जाएगा? कंसर्न हाई कोर्ट। और यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का पिटिशन का डिस्प्यूट का मामला हो तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। वी नो डैट दिस थिंग्स, है ना? तो 45 डेज तक उसी स्टेट में रखना है, नंबर 1। देखो ये बहुत बड़ा सेफ गार्ड है कि नहीं है? मान लो कि आरोप लग गया, मान लो कि कोई बहुत बड़ा नेता हार गया, तो उस बचेगा नहीं, उसको वो डाइजेस्ट नहीं होगा कि भाई कैसे हम हार गए, हम तो जीतने वाले कैंडिडेट हैं। तो कोई बात नहीं, 45 डेज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज इट इज को रखेगा। मैन्युफैक्चरर आएगा जो बनाया है उसको, वो वहाँ पे काउंट करेगा, अच्छे से देखेगा, वो देखेगा कोई यहाँ पे टेम्परिंग भी हुआ है क्या, तो क्रॉस चेक होगा वहाँ पे। ये चीज़ तो बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये अच्छा सेफ गार्ड है, नंबर 1। नंबर 2 देखो, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लो कि जो कैंडिडेट हार गया, जिसका डिस्प्यूट हुआ है, इलेक्शन डिस्प्यूट आया है कंसर्न हाई कोर्ट में, या वो 2nd पोजीशन पे आया, वो 3rd पोजीशन पे आया, तो बिल्कुल 5% ईवीएम को गना जा सकता है, वो भी 7 डेज ऑफ द रिजल्ट। यानी कि आज रिजल्ट हो गया तो 7 दिन के अंदर ही फैसला हो जाए, क्योंकि मैटर लेट होगा तो फिर हाथ से निकल जाएगा, इसलिए 7 दिन के अंदर। आज रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, 7 दिन के अंदर जो लूजिंग कैंडिडेट है, जिसका 2nd 3rd में जो भी रैंक आया हो, वो जाके अपना केस फाइल करेगा, और 7 दिन के अंदर ही जो मैन्युफैक्चरर है ईवीएम के, वो आएंगे, वो क्रॉस चेक करेंगे, वो देखेंगे कि कहीं टेम्परिंग वगैरह भी हुआ, समझे? तो ये बहुत अच्छा व्यवस्था है। तो 2 देख रहे हो ना, एक तो 45 डेज तक देना, और 7 दिन तक आपका डिस्प्यूट भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा है कि नहीं, ये बताओ तो? इससे फ्री और फेयर इलेक्शन होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये सेफ गार्ड लगाना बहुत जरूरी है, बात समझे? क्योंकि आरोप तो लगता ही है, लोग लगाते ही हैं। इससे क्या हुआ कि प्रोसेस बहुत क्लीन हो जाएगा, समझे ना? और हाँ, अचानक बैलेट पेपर्स में अचानक रिटर्न करना मुश्किल है। एक बार इलेक्शन शुरू हो गया, आप कहाँ से होगा? उसके लिए बहुत पहले से तैयारी होना पड़ेगा, समझे? ये चीज़ है। और देखो इसे 5%, देखो क्या लिखा है, वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टिल नाउ कंप्राइजेस रूटिंग मैचिंग ऑफ ईवीएम काउंट एंड वीवीपैट स्लिप्स, दोनों को मैच किया जाता है 5 पोलिंग स्टेशंस में एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन इफ अ लूजिंग कैंडिडेट सो डिसाइड्स। अभी भी होता है ये प्रोविजन, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो अब थोड़ा और अच्छे से होगा ये चीज़। 5% वाला तो वेरिफिकेशन तो होता है कि नहीं होता है, बताओ? आगे देखो, हाँ, जो डोमेन एक्सपर्ट है, जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है इलेक्शन सब प्रोसेस में, वो खुश नहीं है। सबसे पहला खुशी इसलिए नहीं है कि जो सैंपल साइज है वो वायलेट करता है स्टैटिकल सैंपलिंग थ्योरी को। इसका मतलब क्या? मान लो कि एक ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुआ तो कायदे से हर ईवीएम को चेक करना पड़ेगा। अब ये प्रोविजन तो आपने कुछ बोला ही नहीं। एक मान लो कि टेम्परिंग है, लेट से टेम्परिंग पाया गया, तो व्हाट अबाउट द रेस्ट ईवीएम, उसके बारे में क्या? मान लो कि सेम पॉपुलेशन, इसे पॉपुलेशन वर्ड यूज हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ ईवीएम। पॉपुलेशन ऑफ ईवीएम का मतलब कि मान लो कि सेम दिन जो ईवीएम बना, सेम चिप लगाया गया, सेम डे वो ईवीएम तैयार हुआ, और एक ईवीएम में कोई प्रॉब्लम हुआ, तो व्हाट अबाउट द अदर पॉपुलेशन ऑफ ईवीएम्स? दूसरा ईवीएम्स में क्या होगा? क्या उसमें भी चेक होगा? तो ये तो ग्रे एरिया हो गया। सही बात है, एक ही दिन ईवीएम बना, एक ही दिन तुम्हारा चिप कैलिब्रेट करके डाला गया उसमें, है ना, फ्रेश सब में, तो शक तो दूसरे पे भी जाएगा ना। इसलिए डोमेन एक्सपर्ट इस चीज़ को लेकर खुश नहीं है, बात समझे? इसलिए खुश नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। इफ देयर इज अ मिसमैच मैनुअल काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप फॉर ऑल द, यदि मिसमैच हो गया तो क्या सब पे फिर चेक होगा? ये भी ग्रे एरियाज है। यानी कि आपका जब मान लो कि टेम्परिंग एक के साथ हो गया, फिर मिसकैलकुलेशन हो गया, और दूसरी बात है कि यदि स्लिप और वीवीपैट, वही स्लिप और ईवीएम का जो काउंटिंग है वो मैच नहीं किया, तो क्या सबके साथ अप्लाई होगा? तो ये ग्रे एरियाज है। दूसरा देखो सोर्स कोड इंपॉर्टेंट है। देखो सोर्स कोड यदि रिवील कर दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इससे मामला और अकाउंटेबल हो जाएगा। सोर्स कोड का मतलब क्या? कोई भी तुम्हारे ऐसा मेरे ऐसा नॉर्मल आदमी भी पता कर लेगा सोर्स कोड। हालांकि दूसरे कंट्री में होता है। देखो एक्सपर्ट क्या बोल रहा है कि कुछ करना चाहिए और अकाउंटेबल बनाना चाहिए, इसके लिए सोर्स कोड को रिवील करना चाहिए। ये फ्रीली डाउनलोड हो जाएगा
और सिक्योर भी है, ऐसा नहीं कोई हैकिंग करेगा इसको। जैसे जर्मनी में, यूएसए में, वेनेजुला में सोर्स कोड क्या है, ओपन है, तो कोई भी आके वो देख सकता है कितना मिला, किसको क्या क्या मिला, सब टोटल वेरीफाई हो सकता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं बोला गया था। टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने इंडिया में भी 1990s में 2006 में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गुहार लगाया था, मैं ये अलग बात है कि ये लोग माना ही नहीं। तो डिस्ट्रस्ट इज बैड फॉर प्रोग्रेस। डिस्ट्रस्ट तो मानते हो कि प्रोग्रेस के लिए खराब है, अकाउंटेबिलिटी चाहिए ना इलेक्शन में, ब्लाइंडनेस भी तो नहीं हो सकता है, तो दोनों को बैलेंस करना। इसलिए या तो सोर्स आपका जो कोड है उसको सोर्स कोड कर दो, इसे क्या कोई भी आदमी वो चेक कर सकता है। सोर्स कोड मतलब है कि जो जैसे ईवीएम का अपना एक कोड होता है, हाँ चिप वाला, वो चिप का यदि आपको जानकारी होगा, आप कैलिब्रेट नहीं करोगे, मैनिपुलेट नहीं करोगे, आपको जो रियल डेटा आपको पता चल जाए। जैसे देखो इस बार एग्जांपल, इस बार सोर्स कोड से ही पता चला ना किसने कितना चंदा दिया, तो जो एक्सपर्ट है वो आराम से निकाल लिए ना कि कौन बीजेपी को चंदा दिया, कौन आम आदमी को चंदा दिया, इस तरह का सोर्स कोड। क्योंकि वेनेजुला में या बाकी जो कंट्री में यदि मान लो कि इस तरह का प्रोसेस होता है तो उसमें सोर्स कोड है, तो कोई भी नागरिक भी उस चीज़ को पता कर लेगा और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहले भी बोला गया था, अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। तो डोमेन एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि या तो आप सोर्स कोड कर दो, और ये यदि ईवीएम का जो पॉपुलेशन के साथ यदि मान लो कि कोई भी कैटेगरी का ईवीएम में यदि कोई माल फंक्शनिंग हो गया, कोई टेम्परिंग हो गया, यदि तुम्हारा स्लीप मैच नहीं किया ईवीएम काउंट से, तो उस समय सेम पॉपुलेशन ऑफ द ईवीएम्स का उसका क्या करोगे, वो तो ग्रे एरियाज है। तो ठीक है, एक्सपर्ट का ओपिनियन अपने जगह भी सही है, मगर हाँ सुप्रीम कोर्ट ने दो सेफगार्ड दिया है, वो भी अच्छा बात है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। आया समझ में ना स्टूडेंट ये? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कन्वर्जन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इनटू द यूनिवर्सल बैंक्स। और जो जिस हिसाब से आरबीआई ने स्टिपुलेशन दिया है, गाइडलाइंस दिया गया है, तो इस हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टेटस चेंज हो पाएगा यूनिवर्सल बैंक्स में। अब क्या है समझो बच्चे लोग, पहले तो समझो कि ये जीएस पेपर 3 सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझना पड़ेगा तुम लोग को। स्मॉल फाइनेंस बैंक एग्जाम्पल है डिफ्रेंशिएटेड बैंक का। देखो इस बैंक को ना ज़्यादा ऑपरेशन करने का मौका नहीं मिलता, ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलता है, समझे, ये ज़्यादा पैसा नहीं ले सकती है। जबकि यूनिवर्सल बैंक जानते हो ना कुछ भी कर सकती है। यूनिवर्सल बैंक पैसा दे सकती है, शेयर मार्केट में पैसा लगा सकती है, कॉर्पोरेट्स को पैसा दे सकती है ना, डिपॉजिट ले सकती है, क्रेडिट दे सकती है, बहुत दुनिया भर का फैसिलिटी। जैसे आईसीआईसी बैंक देखते हो ना, एसबीआई, ये सब यूनिवर्सल बैंक है, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन कर सकती है। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये लिमिटेड ऑपरेशन कर सकती है, तो कमाई नहीं हो पाता है। और जब तुम्हारे जेब में पैसा है तो तुम कभी नहीं सोचोगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाकर जमा करें, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले वही एसबीआई ही आएगा, यूनिवर्सल बैंक ही आएगा। बात समझे? तो देखो 2014 में, और हाँ जहाँ तक सवाल है और भी मैं बताना चाहूँगा इसमें कि स्मॉल फाइनेंस बैंक ठीक है इंडिया में, इसका परफॉर्मेंस नॉट सो गुड नॉट सो बैड। मगर जो पेमेंट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, ये दोनों एग्जाम्पल है डिफ्रेंशिएटेड बैंक का, क्योंकि दोनों ही ऑपरेशन ज़्यादा नहीं कर सकता है। पेमेंट बैंक जो इंडिया में है वो तो पूरा फेल कर गया। अभी देखें ना हम लोग रिसेंट टाइम में पेटीएम का क्या हुआ, वो भी पूरा फेल कर गया। हाँ पेटीएम का जो पेमेंट बैंक वो फेल है, वो बात समझे ना, उसके ऊपर तो जानते हो बहुत कुछ हुआ अभी। तो इंडिया में पेमेंट बैंक मैसिव फेलियर है, स्मॉल फाइनेंस बैंक समवेयर सक्सेस, बहुत कम सक्सेस, उतना ज़्यादा भी नहीं। तो देखो 2014 में क्या गाइडलाइंस दिया था आरबीआई ने। आरबीआई ने कहा था कि ठीक है 5 साल तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड 5 साल में अच्छा हो गया तो हम तुमको यूनिवर्सल बैंक्स का वो दे देंगे दर्जा, क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक ये स्टेटस को पाना चाहता है। जैसे यूनिवर्सल बैंक का स्टेटस इसको मिल जाएगा, इसका ऑपरेशन बढ़ जाएगा, इसका छवि बढ़ जाएगा। तो अब 2014 में गाइडलाइंस दिया, अब ये लोग अप्लाई किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखिए 5 साल से ऊपर हो गया, अभी तक आप हमको दिए नहीं। तो फिर आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी किया कि देखो ये 5 चीज़ है, ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तभी तुम बनेगा। और ये जो 4-5 जो क्राइटेरिया दिया है आरबीआई ने, वो इतना स्ट्रिंजेंट है शायद ही तुम्हारा 100 में एक कोई बन पाए। अब क्या वो स्ट्रिंजेंट है तो थोड़ा देर में समझोगे। एट दैट टाइम 2014 में आरबीआई ने कहा था कि यस आप यूनिवर्सल बैंक बन सकते हो जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड 5 साल में जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको चेक करते हुए। तो देखो डजन सब, देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी बोला है 5 साल हो गया हमारा ऑपरेशन का, हमको यूनिवर्सल बैंक बना दो, है ना। आरबीआई का डोर को नॉक किया है कि हमको बनना है यूनिवर्सल बैंक।
तो आगे देखो आरबीआई क्या करती है यहाँ पे। आरबीआई से पहले ये देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब क्या होता है, कैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनिवर्सल बैंक में अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ स्टूडेंट, क्योंकि ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको कम से कम 75% जो अपना लोन है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब पहले से फिक्स है कि एग्रीकल्चर में आपको इतना देना पड़ेगा, एमएसएमई में इतना देना पड़ेगा, आपको इतना देना, 75% फिक्स है। इसका मतलब पता है कितना उसके पास 25%। अब 25% से ही वो बिजनेस कर सकता है। और जबकि यूनिवर्सल बैंक को कितना देना पड़ता है, ओनली 40%, तो 60% तो उसके पास एक्स्ट्रा है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि पहले से फिक्स है कि इतना पैसा आपको देना ही पड़ेगा। लेट से आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपया में 75 रुपया आपको इस सेक्टर को देना ही पड़ेगा, फिक्स है पहले से। और जबकि यूनिवर्सल बैंक के लिए कितना है, वो 40% है। देखो तो सबसे बड़ा हर्डल्स है ना, इसलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक चाहता है कि हम यूनिवर्सल बैंक बन जाएंगे तो केवल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कितना होगा, 40% होगा, 60% बचेगा, 60% खूब कमाई करेंगे। देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक को कम से कम 50% जो लोन देना पड़ता है वो छोटे छोटे कस्टमर को देना पड़ता है 25 लाख तक के लिए, 25 लाख यानी 50 जो परसेंट है उसका। अब एक तो 75% तुम्हारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में बचा कितना, 25%। 25% में देखो उसका जो 50% है वो छोटे छोटे कस्टमर को देना पड़ेगा। यूनिवर्सल बैंक जानते हो ना 100 करोड़ रुपए दे सकता है। जब 100 करोड़ दे देगा यूनिवर्सल बैंक कॉर्पोरेट्स को तो कितना नफा मिलेगा। इसमें देखो बेचारे लोग का क्या दिक्कत है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना 50% जो लोन है वो तुम्हारा 25 लाख तक का ही दे सकता है। यूनिवर्सल बैंक में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आया समझ में ना। तीसरा चीज देखो, ये देखो ना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज्यादा मेंटेन करना है। देखो यूनिवर्सल बैंक के लिए कितना है 9 + 2.5 और 2.5 क्या कंजर्वेशन बफर है वो। तो यानी कि इतना पैसा आपका अपना मनी होना चाहिए, यानी कि 100 रुपया यदि बैंक में है तो आपका मनी कितना होना चाहिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 15% होना चाहिए, जबकि यूनिवर्सल बैंक में कितना है 11.5% है। तो यहाँ पे भी भेदभाव। तो पहला तो क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को 75% देना पड़ेगा, है ना। आपका 50% जो लोन होगा वो आपको 25 लाख से नीचे वाला लोग को देना पड़ेगा। कस्टमर लो लेवल का कस्टमर होगा, यानी तो इतना कम दोगे तो पैसा आपको रिटर्न कितना इंटरेस्ट देगा, सवाल ये है। तीसरा क्या है कि कैपिटल एडिक्वेसी आपको 15% मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसलिए देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कोई पैसा जमा नहीं करता, वही ज़्यादातर डिपॉजिटर क्या करता है, वो कोशिश करता है कि हम क्या करें एसबीआई में, यूनिवर्सल बैंक में जमा, इसलिए छवि उतना मजबूत नहीं है इसका। हाँ प्रेजेंस हिंटरलैंड में बहुत ज़्यादा है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। स्मॉल फाइनेंस गांव में देखो तो स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा खासा तुमको नजर आएगा, यूनिवर्सल बैंक नजर नहीं आएगा, एसबीआई आईसीआईसी बैंक तुमको नजर नहीं आएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा खासा तुमको नजर आएगा गाँव में। फिर भी लोग सब, यदि लोग को ऑप्शन दिया जाए तो लोग क्या करते हैं, पहले यूनिवर्सल बैंक में पैसा जमा करते हैं क्योंकि उसमें ट्रस्ट ज़्यादा है। बात समझे। आगे देखो तो जो न्यू गाइडलाइंस, अब ये 5 साल पूरा हुआ, स्मॉल फाइनेंस बैंक गया दरवाजा खटखटाने के लिए कि देखिए गुरुजी 5 साल तो कंप्लीट हो गया, अब बनाइए हमको यूनिवर्सल बैंक। तो अब जो आरबीआई गाइडलाइंस लेके आ रहा है इतना स्ट्रिंजेंट है, कोई बनेगा ही नहीं उसमें। देखो क्या गाइडलाइंस, पहले तो आपको शेड्यूल स्टेटस में आना पड़ेगा। शेड्यूल मतलब एक स्टेटस, मतलब आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा 5 साल में, तो उस हिसाब से आपका क्या होगा, शेड्यूल स्टेटस में नाम आएगा। एक स्टेटस में आपका नाम, वही शेड्यूल स्टेटस कहते हैं। नंबर 1 फर्स्ट ये होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि आपका 2 साल का जो प्रॉफिट 1000 करोड़ का होना चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी 15% होना चाहिए। ग्रॉस एनपीएस 3% से कम होना चाहिए। नेट एनपीएस 1% से कम होना चाहिए 2 साल का, ये 2 साल का। तो ग्रॉस एनपीएस जानते हो ना, जो पैसा दिए थे आप, जो लोन दिए थे, तो एनपीएस उसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1%। यानी कि आप 100 रुपया लोन दिए हो तो केवल 1% ही आपका वो बैड लोन्स बनना चाहिए, यानी कि पैसा नहीं लौटाया हो, उसी को बोलते हैं एनपीएस, यदि आपका पैसा नहीं लौटा तो। और नेट एनपीएस का मतलब क्या होता है, प्रोविजनिंग करने के बाद, क्योंकि जानते हो नियम क्या है कि यदि बैंक को पैसा नहीं लौटे तो बैंक का अपना पैसा भी साइड को उसको रखना पड़ेगा कंपनसेट करने के लिए। तो ग्रॉस एनपीएस 3% से कम होना चाहिए, नेट एनपीएस 1% से कम होना चाहिए 2 ईयर्स का। और दूसरी बात है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को यह बताना पड़ेगा कि उसने जो लोन दिया, क्रेडिट दिया, वो डाइवर्सिफाइड है। भाई कैसे डाइवर्सिफाइड है, एक तो तुमने 75% बोला कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना है, और उसका तुम बोले कि 50%, आरबीआई गाइडलाइंस है कि नहीं है, 50% आपको 25 लाख से नीचे वाला लोग को देना है, तो चौथा कैसे मैच करेगा। आरबीआई भी गजब गाइडलाइंस से आया है। जब आप पहले उसको रोक लिए हो, आप बोल रहे हो कि आपने केवल 75% आपको उधर, डाइवर्सिफाई का बात ही नहीं हुआ इसमें।
यूनिवर्सल बैंक के पास डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्सल बैंक तुम्हारा शेयर में खर्च कर सकता है ना, कहीं पे भी दे सकता है। देखो चौथा रूल ऐसा रूल है कि क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक, देख रहे हो ना। तो बेचारे लोग जो लगाया है, जो अर्जी लगाया है, वो यहीं पे खलास हो जाएगा अर्जी। तो देखो नीचे क्या लिखा गया है, वही चीज़ से मैं रिकॉर्ड किया कि हाई बार है शेड्यूल, एक तो शेड्यूल स्टेटस में आना ही बहुत मुश्किल चीज़ है। नंबर 1, 1000 करोड़ का नेटवर्थ कहाँ से होगा ये लोग पास, तो यहाँ पे भी फेल कर जाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक। दूसरा है कि वो 3% और 1% जो ग्रॉस एनपीए उसमें भी फेल करने का चांस है। और दूसरी बात है डाइवर्सिफाइड क्रेडिट होना चाहिए। अरे डाइवर्सिफाई कैसे होगा जब 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कैसे होगा? तो एक तरह से मिसनोमर गाइडलाइंस, और ये बनने नहीं देगा। देखो आरबीआई को पता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कोई बहुत अच्छा तरक्की नहीं कर रहा, हम बोल तो रहे कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है ये, तो उसको ऐसा लॉलीपॉप दे रहा है आरबीआई कि भाई देखो संतोष रहो, नहीं बन पाओगे। मुश्किल से 100 में 1 कोई बन पाएगा। मैं तो कहता हूँ कि जो यूनिवर्सल बैंक है उसका तुम चेक कर लो, ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस, वो भी नहीं बन पाएगा यूनिवर्सल बैंक। हाँ उसका भी हालत ख़राब है। तो कहीं का तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कम है, तो प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जो मैं बोल रहा हूँ जो यूनिवर्सल बैंक है वो भी इस पैरामीटर पे नहीं उतर पाएगा। ये अलग बात है कि यूनिवर्सल बैंक है, बहुत सारा क्राइटेरिया पे फेल कर जाएगा, वो एनपीएस पे फेल कर सकता है। बात समझे? कंप्लीटेड।